नमस्ते दोस्तों। आपने पहले वाला पार्ट देख ही लिया है। उसमें हमने रॉकफेलर फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताया था। जस्ट एक आउटलाइन दी थी आपको, ताकि आप चीज़ों के बारे में जानने लगें और उसकी रिसर्च खुद से थोड़ा बहुत करने लगें। अगर आपके मन में जिज्ञासाएं उठेंगी तो आपको और चीज़ों का भी खूब पता चलेगा। इसी सिलसिले में पार्ट 2 हम लोग लेकर आए हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसके दो बड़े राक्षस और हैं, जिनका नाम है रॉथस्चाइल्ड और बिल गेट्स फैमिली। ये गेट्स फैमिली और रॉथस्चाइल्ड फैमिली। यहाँ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली लोग नहीं हैं, यहाँ पूरा का पूरा उनका परिवार, उनका क्लैन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम लोग अपने जो भी कमाई है या जो हमने कर्जा लिया है वो सब अपने अगली संतानों को दे करके जाते हैं, ऐसे ही अपना पूरा विजन और पूरा कल्चर जो है वो अगली संतान को दे करके जाते हैं। तो जब पीपल्स बुल के टाइम पे 1492 के दौरान जब पॉप ने हम पुर्तगालियों में और डचेस में बांट दिया पूरी दुनिया को, और कहा कि तुम जाओ मतलब ईस्ट में, तुम जाओ वेस्ट में और जा करके मचाओ लूटपाट, तो वो सब उसी चीज़ का हिस्सा है। कि वो कौन लोग थे? ये माना जाता है कि जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है ये बेसिकली पायरेट्स की फैमिली होती थी, जो समुद्री लुटेरे होते थे। और इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा हम आगे आएंगे कि इस फैमिली ने किस तरह से पूरी दुनिया के बैंकिंग कल्चर को अपने काबू में किया, पूरे बैंकिंग सिस्टम को। और आपको वो चीज़ें अपनाने के लिए ये लोग मजबूर कर देते हैं जो आप अपनाना नहीं चाहते, या जो आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं होते, या जिनको आपका समाज पहले अलाउ नहीं करता था, बाद में अलाउ करने लग जाएगा जब ये उसको एक कल्चर का हिस्सा बना देंगे। तो यही चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर कि इन फैमिलीज़ की खासियत क्या है। अगर इससे पहले के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं, जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब आप छोटे थे तो उस वक्त जब हम छोटे थे हमें भी याद है चोरियां होने लगी थी। उससे पहले समाज में चोरियां नहीं होती थी। चोरियां होने लगी तो उसको ठीक करने के लिए सरकार ने कोई सुझाव नहीं दिया कि समाज कैसी व्यवस्थाएं करें कि जिससे ये चोरियां रुक जाएं और कोई दूसरा चोर जो है वो ना पनपे। तो पुलिस ने भी ऐसा प्रचलन चलाया कि आज तक भी सबसे देखा जाता है, बात की जाती है कि गलत काम करने में सबसे बढ़िया काम कौन सा है, तो वो चोरी बोला जाएगा। उसका कारण क्या है कि बहुत आसान है। इसमें जो न्याय प्रक्रिया है वो इतनी लंबी चलती है कि पहले सेशन कोर्ट, फिर आपकी हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, और केसेस जो हैं वो करोड़ों की संख्या में लंबित हैं। तो आपको जब तक फैसला मिलेगा आखिरी कोर्ट तक, तब तक आप बरी हो जाएंगे। या फिर आजकल तो बड़ा अच्छा रास्ता है कि जो चोर हैं वो पुलिस के साथ साठ-गांठ करके और एक परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं कि चोरी के माल का इतने % आपको मिल जाएगा, तो इसलिए वो भी नहीं बोलते हैं कुछ भी। तो एक बड़ा अच्छा सा उनका कॉप अप हो जाता है। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले चोरी को इस तरीके से प्रोपेगेट किया, समाज के अंदर इस तरह से पेश किया कि चोरी नहीं रोकेंगे, समाज को उस दिशा में जागृत नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि आप बैंकिंग करना शुरू कीजिए, आप पैसा बैंकों में डालना शुरू कीजिए। अब ये कमाल की बात है। फिर थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये बैंकिंग शुरू कैसे होती है। जो आप आज आपके पास नोट दिया गया है, जो आपको उस पर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बिहरर द सम ऑफ रुपीज दिस। लेकिन इससे ऊपर मैं आपको अगर थोड़ा सा समझाऊं तो मेरा जो पेज है देवेंद्र बल्हारा वाला पेज, उस पेज के कवर फोटो को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां आपको एक फोटो मिलेगा 10 रुपए के नोट का। वो पुराना नोट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बिहरर ऑन डिमांड। ये नहीं मिलेगा आपको नए नोट में। द सम ऑफ ₹10 और फिर नीचे एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ये भी नहीं मिलेगा एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये काट दिया गया।
गवर्नर के वचन खंड को ही काट दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसको बदल दिया गया, जो कि संवैधानिक रूप से अपराध है। उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे बाद में। और इस रुपये के पूरे प्रोपेगेंडा को जब हम लोग आपके सामने रखेंगे तो ये तय हुआ है कि कम से कम 1 लाख लोग जब पूरे भारत में इसको जानने वाले हो जाएंगे, तब हम इसको पूरे के पूरे की षड्यंत्र को हम खोल देंगे। इस पूरी की पूरी जो प्रणाली है, इसका पूरा खुलासा इस किताब में किया हुआ है। इस किताब का नाम है भारतीय मुद्रा रुपया, रुपये का इतिहास। रुपया कहाँ से बना, कहाँ से चला, कैसे उसके कॉइनेज एक्ट क्या है, फिर पेपर करेंसी एक्ट क्या है, उनको कैसे तोड़ा, गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे ख़त्म किया, और क्या ये तोड़ना सही था। अब जैसे कॉइनेज एक्ट के अंदर ये कहते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड को तो ख़त्म कर दिया था जी, ठीक है जी, मान लिया आपकी बात। तो क्या आपको मालूम है कि गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्या आपको मालूम है कि रुपये का कूटकरण ही नहीं किया जा सकता, करेंसी नोट का भी नहीं किया जा सकता और रुपये का भी नहीं किया जा सकता? तो इस पूरी की पूरी बात को आप तक पहुंचाएगा कौन? ये किताब आपके पास एक मौका है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0 लगाकर 9518170000। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए और ये मांग लीजिए। अपना परिचय ज़रूर भेज दिया करें पहले कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ और मुझे ये भेज दीजिए। और अगर आप नए हैं नीडर इंडिया वाले चैनल पर या देवेंद्र बराड़ा के पेज पर, तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और नीडर इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली जिसकी बात हो रही है, जब हम ऊपर बात कर रहे हैं, जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है ये क्या कर रही है, इसका काम क्या है कि ये जो 5 भाई हैं, मैं एंशिएंट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जब पुराने इतिहास की बजाएंगे, जब पेपल बुल आता है पोप का, जिसमें वो इस दुनिया को बांटने का अधिकार दे देते हैं, जब वो कहते हैं कि इस दुनिया के ऊपर जो आत्माएं हैं उनके ऊपर पोप का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से उनका मालिक है और चर्च उनकी मालिक है, तो वो उसको एक अपने बुल के जरिए, एक अपने आदेश के जरिए बांट देता है कि डचीज जो हैं वो वेस्ट में चले जाइए, पुर्तगीज़ जो हैं वो ईस्ट में आ जाइए, इस तरीके से। तो उस वक्त जब आपको ध्यान हो कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन होता था। हम भी छोटे होते थे तो पढ़ते थे कि भारत की खोज किसने की। अरे खोज करने वाला वो कौन होता है भाई? भारत तो पहले से था, वो यहाँ पहुँचा था। असल में भारत के रिसोर्सेज की खोज उन्होंने की थी कि इन रिसोर्सेज को अब यहाँ इस देश को कॉलोनाइज करना है और अब इसको काबू करना है, ये था असली पर्पस। तो वो जो 5 भाई जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली के हैं, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अगर बैठ जाते हैं और जब रास्ते में ऐसा माना जाता है कि ये समुद्री लुटेरे होते थे और लूटने का एक नया तरीका निकाला था इन लोगों ने कि व्यापार कर लें, और व्यापार भी उस वक्त सोने चांदी की मुद्राओं में होता था। तो इन्होंने ये कहा कि आप सोना लेकर के जाएंगे, रास्ते में समुद्री लुटेरे आपको लूट लेंगे, तो आप ये नोट लेकर के जाइए और जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ से जा कर के रास्ते में वहाँ से आप रुपये का सोना ले सकते हैं। तो ये नोट देने शुरू किए, आई प्रॉमिस टू पे द बीरर, कि इतने किलो सोना या जो भी था, और वो वहाँ पे जा कर के अपना उधर जाके सोना ले लेते थे कि उनके भाई के पास सोना जमा करा दिया, कुछ बीच में कट गया और उधर उसने ले लिया। तो ये प्रोसेस चलता था। बाद में लोगों ने इन्हीं नोटों को ही आपस में, इन नोट्स को, मतलब ये करेंसी नोट नहीं थे ये, तब तक वो प्रोमिसरी नोट्स थे। फिर उन्होंने प्रोमिसरी नोट्स को ही आगे सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने मुझे गोल्ड लाने की भी क्या टेंशन है, तुझे ये देख इतने रुपए का प्रोमिसरी नोट है, तुम ले जाओ और ले लो। और बैंक वहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बैंक का जो लिटरल मीनिंग जो होता है वो ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है। और हम लोगों को बैंकिंग करने की सलाह भी फिर चोरी के ज़रिए ही दी गई थी। जैसे आज के टाइम में भी ऐसे हालात पैदा करते जाएंगे कि आप वैसा ही बिहेव करोगे जैसा ये लोग चाहते हैं। अब इस वीडियो में थोड़ा बहुत इधर उधर अगर कुछ हो रहा है तो आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि असल में क्या हुआ, ये वीडियो मैं बना चुका था, बाद में पता चला कि बनी नहीं है, क्योंकि बीच में किसी की कॉल आ गई थी। और ये अब
जो चीज़ें मैं उस वक्त बोला था अब थोड़ा शायद कंटिन्यूटी अलग होगी, बट डोंट वरी, मैसेज आएगा, पूरा का पूरा समझ आएगा। बैंकिंग और करेंसी को समझने के लिए ये किताब मैंने आपको बताई, ये बहुत क्लियर है। दूसरा, ये जो आपको समझ आएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ने के लिए अपने देश में 1925 में यंग कमीशन लाया गया, हिल्टन यंग कमीशन, जिसका नाम रॉयल कमीशन भी था और जिसका पर्पस था गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म करना, और 1933 में इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म भी कर दिया। बस यहीं से इस देश की बर्बादी की कहानी शुरू होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड का ख़त्म होना। और कानूनन गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म किया जा सके। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ कि कॉइनेज एक्ट ये है, उसके अवमूल्यन जो है, कॉइनेज एक्ट की आप वैल्यू को डिवेल्युएट नहीं कर सकते, ये डिवेल्युएशन है, और ये करेंसी नोट का डिवेल्युएशन है। इसमें आईपीसी की धारा जो 230 से लेकर 254 तक, इसमें सिक्के के कूटकरण से रिलेटेड, और अध्याय 18 की धारा 489 के पार्ट क ख ग अंग, इसमें करेंसी नोट की डिवेल्युएशन से रिलेटेड धाराएं हैं, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप पैसे को, सिक्के को, रुपये को और करेंसी नोट का अवमूल्यन नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसके आपराधिक धाराएं हैं जिनमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो जब आरटीआई के ज़रिए हम लोग पूछेंगे सरकार से, अभी आरटीआई में इसलिए तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इतनी सारी आरटीआई जिस मुद्दे पर आ रही हैं, इतनी सारी आरटीआई जिस मुद्दे पर आ रही, तो उसमें सरकार अब आरटीआई पे चेंज कर रहा है। बट डोंट वरी, चिंता ना कीजिए, कानून से बचकर नहीं भागने वाले ये लोग, और हमसे भी बचकर नहीं भाग सकते। मुद्रा का मूल्य क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले, मुद्रा का मूल्य, वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की शक्ति को मुद्रा का मूल्य कहते हैं। मुद्रा का मूल्य वो नहीं होता है जो हमें बताया गया है, रुपये का वैल्यू घट गई, रुपये की वैल्यू नहीं घट सकती, ना बढ़ सकती। उसकी क्रय शक्ति घटती या बढ़ती कब है, उसके लिए अलग वीडियोस आएंगी, आपको उनके बारे में अलग पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही कि आपको ये समझना है कि चाहे आपका आरबीआई है, चाहे आपके बैंक्स हैं, जो पहले प्राइवेटाइज होते थे, बाद में इंदिरा गांधी ने उनको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करके वो लोग 50 साल पीछे चले गए इस प्रक्रिया में, अदरवाइज़ हम तो कभी के दोबारा गुलाम हो चुके होते। तो इसलिए नेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है अपनी सेवाओं का, ताकि वो पूरे देश की आवाम की उनकी मालिक रहे, ना कि कुछ चंद कंपनियां, कुछ लोग। और इस करेंसी पे मैं थोड़ा सा आपको जानबूझकर इसलिए कम बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ये किताब पहले पढ़ें, इसके ऊपर डिटेल में आपको पता चले। और रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में आपको केवल इतना ही पता होना बहुत है कि दुनिया भर के बैंक हों, वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ये यूनाइटेड नेशंस है, सबको फंडिंग, सबसे ज़्यादा फंडिंग रॉथस्चाइल्ड फैमिली दे रही है। बहुत सारी शेल कंपनीज भी हैं इनकी, जिनके थ्रू ये रियल एस्टेट में, माइनिंग में अपना वो रखते हैं। मेन इनका पर्पज़ सोना है, सोने के भंडार। मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए और कहा जाए तो जिस तरह से दिल्ली के बाहर हमारे पास कूड़े के ढेर हैं, ऐसे रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास सोने के ढेर हैं, सोने का पहाड़ है असल में। मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो आपको पता चलेगा इस किताब के अंदर कि देश को कितना रुपया दिया गया सिक्योरिटी के रूप में। मैं ये जो पढ़ रहा था, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के सोने की लूट। 1933 में, जब मैंने यहाँ बताया आपको गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए 1933 में अचानक गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया और सोने की कीमत 3 गुना बढ़ा दी गई और जनता के हाथ में सिर्फ कागज़ के टुकड़े रह गए। ऑब्वियसली ना, आप समझिएगा कि क्योंकि जो आपके पास करेंसी है वो सोने के बराबर में उसकी वैल्यू है। पहले सोने की बराबर की कितनी वैल्यू है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक जो रुपया है उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही वैल्यू है, उतनी ही क्रय शक्ति है जितनी
777 मिलीग्राम सोने की है। 777 मिलीग्राम सोना बराबर है 1 रुपया। अब ये कभी नहीं बदलेगा जब तक ये फिक्स रहता है, जो आखिरी वैल्यू बता रहा हूं, अदरवाइज तो वो 1000 मिलीग्राम 1100 मिलीग्राम के करीब था वैसे तो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया, गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ने के बाद में सोने की वैल्यू को तो 3 गुना बढ़ा दिया गया, लेकिन पेपर करेंसी की वैल्यू वही रही। तो एकदम से आदमी 1/3 गरीब हो गया, मतलब सॉरी 3 गुना गरीब हो गया, और उसके पास जो धन था उसकी क्रय शक्ति एकदम 1/3 हो गई, क्योंकि सोने की क्रय वैल्यू कभी नहीं कम होती है। भारत के लूटपाट के इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी, और दिसंबर 2013 में प्रकाशित स्टडीज इन अपील्स इकोनॉमिक्स इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट 1862 से 1935, एसए करेंसी बोर्ड चार्ल्स बिंट्राइब एंड कूट्स-स्चूलर द्वारा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की शोध ग्रंथ के अनुसार भारत द्वारा 1862 से 1935 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी के रूप में, भारत द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के रूप में, सिक्योरिटी मनी के रूप में 37,440 करोड़ वैध रुपया दिया गया, यानी सोने चांदी का भंडार इतना दिया गया। ये कैलकुलेट जब इस टाइम पे कैलकुलेट किया गया, ये बनता है 4,36,700 टन शुद्ध सोना। 4,36,700 टन सोना। और ये टोना इंपीरियल बैंक के पास है या रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास है, ये किसके पास है अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास इतनी समझ नहीं है या इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इन तक पहुंच सके। आज जब हम सरकार से आरटीआई मांगते हैं ना, तो आज आरटीआई के जो आर्काइव्स में जो रखा हुआ दस्तावेज, उन दस्तावेज़ों को देने से सरकार मना करने लग गई है, लेकिन सौभाग्य से अब वो हमारे पास हैं इस वक्त कि हम इनकी पूरी पोल खोल सकते हैं। बट लेटर ऑन, अभी आगे हम इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करेंगे। पहले बिल गेट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये मोहरा भी बहुत इम्पॉर्टेंट मोहरा है इस वक्त। दुनिया में सबसे अमीर आदमी इस वक्त बिल गेट्स है, इसके बाद शायद अपना अडानी आता है, आपको शायद मालूम ही होगा अब तो। और टेक जाइंट है ये, माइक्रोसॉफ्ट तो इसका मालिक ही है, एंड्रॉयड का भी मालिक यही है, बाकी गूगल और फेसबुक के साथ इनके कोलैबोरेशंस हैं, वो पूरा का पूरा लूप में लेके रखते हैं, सारा डेटा कलेक्शन का काम यही लोग कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम होगा। दुनिया में सबसे बड़ा फार्म लैंड भी इसी के नाम पे है, उसका ऑनर भी यही है, 3.25 लाख एकड़ कंपनी ज़मीन जो है उसका मालिक है ये, और सबसे बड़ा किसान है एक तरह से। तो जिस तरह से मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारे किसानों ने 4 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी है, उसकी जगह पर अभी फ़िलहाल क्या ले रहे हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसा करके उनका पड़ोसी ही ले रहा है फ़िलहाल, तो उनको ख़रीद रहा है, या उनके गांव का कोई व्यक्ति या कोई दूसरे गांव का व्यक्ति। लेकिन आने वाले वक्त में जब पूरे चंक बिकेंगे, 100 एकड़ इसके, 200 एकड़ इसके, 500 एकड़ इसके, तो वो तब ये बड़े जाइंट आकर के उनके ख़रीदार बनेंगे। जो दुनिया भर की बड़ी वैक्सीन कंपनियाँ हैं, उनका भी पार्टनरशिप जो है वो बिल गेट्स की है, जिसमें ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एक कंपनी है GSK, जिसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया है। उसने किस तरह से रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला जो ये वायरस था, इसकी पेटेंट को लिया था, और फिर वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है, वैक्सीन का जो पेटेंट है, वो भी बिल गेट्स ने ही लिया था। और इसमें कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, इन सब कंपनियों के अंदर बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है, उसमें पार्टनरशिप है, और मुझे लगता है 50% या उसके आसपास की पार्टनरशिप रही है। डिसीजन मेकिंग बिल गेट्स का बहुत बड़ा लेवल पे रहता है, ये आपको पता ही है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है ये पूरी दुनिया का। ये मतलब चलता है, जो जब ये दुनिया के अंदर जाता है तो ये अपनी दिखाता है कि मैं
बड़ा फिलंथ्रॉपिस्ट हूँ, पूरी दुनिया को सुधारने का मैंने ठेका ले रखा है और मैं ही सारी चीज़ें करूँगा, चाहे अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट्स हों, चाहे भारत में हो, कहीं भी हो, आदिवासियों पर हों, वो सब काम ये करता रहता है। अपने लिंक्स की बदौलत इसको कोई पहुंच नहीं पाता है। हालांकि इसकी कंपनियों पर बहुत बड़े बड़े मुकदमे भी हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा किस वजह से हैं, वो आपको मालूम ही है। इस वीडियो में बोलने से वो उड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल बार बार हो चुका है। तो चाहे आप अपने स्टेट का, आपका कोई भी स्टेट हो, आपके मुख्यमंत्री के साथ उसकी बिल गेट्स की फ़ोटो मिल जाएगी। सर्च कर देंगे किसी भी सर्च इंजन पर तो आपको उसकी फ़ोटो मिल जाएगी, इवन विपक्ष में बैठे नेता के साथ भी। अब फ़ोटो का मतलब ये नहीं होता है, फ़ोटो का मतलब है कि वो उसको जब मर्जी सम्मन कर सकता है। सिंपल सा फंडा ये है अभी फ़िलहाल। सबके साथ अगर है, हमारे जैसे लोग तो जाके फ़ोटो खिंचाएंगे, ये दिखाएंगे कि मैं इस बंदे से मिला था और मैं इसको जानता हूँ या ये मुझे जानता है, ऐसा कुछ। जो दुनिया की सबसे बड़ी सीड कंपनियां हैं उनका मालिक भी यही है। जितने भी हाइब्रिड बीज हैं, GMOs जो कंपनियां हैं, जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बन रहे हैं, उनका मालिक भी बिल गेट्स ही रहता है। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट जो नॉर्वे में बना हुआ है, 3.5 लाख बीज जो ओरिजिनल बीज हैं, जो शुरुआत वाले, वो बीज अभी सुरक्षित रखे हुए हैं स्वालबार्ड सीड वॉल्ट में। वहाँ पर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स की है। जो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है, जिसमें ड्रोन से खेती करना, ड्रोन से सामान इधर से उधर लेकर जाना, वो जो जिसका प्रचार खुद नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं आजकल, वो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी भी बिल गेट्स की ही है। हालांकि वो है तो जॉन डीरे की, पर जॉन डीरे का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स की ही है। अब आप देखेंगे कि खेती के अंदर जितनी भी डेटा कंपनियां हैं, उन सब का भी मालिक बिल गेट्स है या फिर रिलायंस है। रिलायंस ने भी बहुत पहले कृषि ऐप निकाली थी, उसके बारे में मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बोला हुआ है, और वो वीडियोस आप जब पूरा ढूंढेंगे तो आपको पूरी डिटेल में मिलेगा किस कंपनी में कितना कब किसने इन्वेस्ट किया था चुनावों के दौरान या उसके बाद में। उसकी एक वीडियो है लगभग 1.5 घंटे की, वो भी मैं अब अपलोड करूँगा। वो पुरानी वीडियो है 2020 की, उसको आप पूरी को सुनिएगा। वो उड़ जाती है, लेकिन अब की बार उसमें वो शब्द जो थे वो हम काट देंगे जिनकी वजह से वो उड़ती है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि किसकी वजह से क्या होगा, मतलब जो ये लगाएंगे उसकी वजह से कुछ नुकसान हो जाएगा। तो वो सब हम लोग काट देंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर हम लोग डालेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिले। ये मैंने कुछ डॉट्स कनेक्ट करने के लिए वीडियो बनाई थी, ताकि आपको ये मालूम रहे कि ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है ये कुल मिला के वहाँ से चलता है। अब इसी के अंदर आ जाएंगे आजकल की जो क्लाउड सीडिंग का जो एजेंडा है। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से बारिश की जा सकती है। जहाँ बारिश की जितनी ज़रूरत हो उतनी बारिश करवाई जा सकती है। जहाँ ये चाहे वहाँ बारिश होगी, जहाँ ये चाहे बारिश ना होगी। ये बात हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं। इसी दौरान अगर कुछ केमिकल्स वहाँ ऊपर से ही डल के आ जाएं तो क्या होगा, उस खतरे को आप भली भांति समझते हैं। हमारे ज़मीन पर अगर ऐसे जैसे एल्युमिनियम है, ऐसी धातु है जो शरीर में जाके पॉइजनस काम करती है और वो बहुत बीमार करती है इंसान को, और अगर वो उस बारिश में आ जाए तो ठीक है। क्लाउड सीडिंग में अभी फ़िलहाल ये क्या कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि क्लाइमेट जो है वो इतना ख़राब हो गया है कि अब हमारे को शायद सन को डिम करना पड़ेगा। अब अगर सूरज की रोशनी कम कर देंगे तो हमारे ओरिजिनल बीज नहीं उगेंगे, और अगर ओरिजिनल बीज नहीं उगेंगे तो फिर ये कहेंगे हमारे हाइब्रिड बीज ले लो। और 2-4 साल इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, और उसके बाद तो ओरिजिनल बीज बंद हो जाएंगे, पैदा होने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन को ख़त्म कर देंगे इनके जो GMOs हैं। इसलिए चाहे वेदर मॉडिफिकेशन हो, चाहे ये आसमान से जो जहाज़ के पीछे से केमिकल्स डालते छिड़कते हुए चलते हैं, ये है, ये क्लाउड सीडिंग ही है। और ये भी आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कैमरास, इनके ऊपर कितनी नज़र है, इनके ऊपर कितनी दिल से काम कर रहे हैं मोदी जी, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस देश में भूखे मर रहे हों लोग, वहाँ आधार कार्ड के साथ सब कुछ जोड़ने की कितनी जल्दी लगी पड़ी है, ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा है। सब कुछ डेटा का खेल है। एक बार सरकार के पास, अब सरकार के पास तो डेटा होता भी नहीं है।
डेटा होता है असल में आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनियों के पास। अब एंड्रॉयड अगर डेटा इकट्ठा कर रहा है तो वो भी बिल गेट्स के पास जा रहा है। आपका लैपटॉप, आपके मोबाइल से अगर विंडोज़ अगर डेटा इकट्ठा कर रही है तो वो भी बिल गेट्स के पास जा रहा है। तो आपका तो डेटा सारा का सारा प्राइवेट कंपनियों पे जा रहा है, और आधार तो नंदन नीलकेणी का है, वो भी सरकार का नहीं है। तो प्राइवेट कंपनियों को आप डेटा दे रहे हो। डेटा से मैनिपुलेशन बहुत आसान है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने डेटा इकट्ठा किया कि इस एरिया के ये जो 100 लोग थे, ये अब जैसे आप घर से बाहर निकले, सीसीटीवी कैमरा ने आपको पकड़ लिया, आपको देखा कि आप गाड़ी से जा रहे हो कि बस से जा रहे हो, आपका मोबाइल बता देता है आपकी ट्रैवलिंग कैसे रही होगी, और फिर आप गूगल से रास्ते भी ढूंढते रहते हो, तो उससे मालूम पड़ता रहता है कि आप कितना ट्रैवल करते हो। तो जब ये देख लेते हैं कि कंसिडरेबल लोग जो हैं वो इस रेंज में आते हैं, तो वो कह देंगे कि इतनी रेंज, इतने किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाले व्यक्ति को ये बीमारी होने की संभावना है, या इतने कदम से कम चलने वाले को हार्ट अटैक्स की संभावनाएं है। अगर ऐसा बोल दिया फिर तो आपके लिए मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा ना, क्योंकि आप तो उतना ही इससे कम चलते हो। फिर आपके पैसे की मॉनिटरिंग जो CBDC है, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लगातार उठाते रहे हैं, चाहे कॉलेजेस का बंद करना हो, चाहे पढ़ाई को महंगा करना हो, चाहे किसानों को बर्बाद करना हो, चाहे बीमा कंपनियों के नाम पर लूट मचाना हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो और मुआवजा ना मिलना हो, ये सब कुछ इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत चल रहा है। समाज के सारे तबकों को कैसे बर्बाद करेंगे, इसका जिक्र हम बहुत पहले आपके साथ अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि ये वीडियोस जो है कि ये तबका, किसान कैसे बर्बाद होगा, आपके दुकानदार कैसे बर्बाद होंगे, और आपके रेडी पटरी वाला कैसे बर्बाद होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर किस तरह से होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे होगा, प्राइवेट कैसे बर्बाद होंगे, सरकारी के जो बहुत खुश हो रहे हैं ना, प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा है, मैं उनके लिए बता दूं कि 90% प्राइवेट और सरकारी दोनों नौकरियां ख़त्म होने वाली हैं, और उनकी जगह लेने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम के नाम पर स्कूल बंद होंगे। अभी अभी जम्मू कश्मीर में 3 महीने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी है वहाँ भी। अभी हिमाचल में हो जाएंगे, क्योंकि इनको ऑनलाइन पढ़ाना है। बाद में वर्चुअल रियलिटी वाले वो आ जाएंगे, जैसे गांव में एक बंदे को दे दिया, पहले एक बंदे को टीवी और टेलीफोन का चस्का लगाया था ना, तो अभी क्या है कि एक बंदे को VR दे देंगे, तो वो देखेंगे लगा के, यार बिल्कुल क्लासरूम जैसी फीलिंग आती है। और उसके बाद फिर तो घर घर में VR आ जाएगा। आपके रिसोर्सेज को ही तो इन लोगों ने काबू करना है, यही तो ये चाहते हैं, और आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमें ऐसा लगता है। बट जनता सरकार मोर्चा नहीं है तैयार। हम असल ज़िंदगी जीने के लिए अपने अगली संतानों को तैयार करेंगे। बहुत लंबी सोच के साथ हम लोग चले हुए हैं। जब इतने लोग हमारे साथ आ जाएंगे, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप आइए, आपको पता लगेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। फ़ोन पर और इस तरह से हम सभी बातों का सबका जवाब भी नहीं दे सकते। आप लोग ट्रेनिंग्स में आइए, आप लोग मीटिंग्स में आइए, आप लोग 30 तारीख को जनता सरकार मोर्चा हर ज़िले में भाई राजीव दीक्षित की जयंती मना रहा है, आप जहाँ भी हैं वहीं पर मनाइए। और अगले महीने ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और 18 दिसंबर को बच्चों को पेरेंटिंग को लेकर के हम सेमिनार भी कर रहे हैं, आप उसमें भी आइए। हमारी गुजारिश है आपसे। बाकी समाज के लिए हम लोग 24 घंटे काम कर ही रहे हैं। जैसा भी समय रहेगा, आपसे समय समय बातचीत करते रहेंगे। और जिन वीडियोस का मैंने जिक्र किया है वो वीडियोस हैं पुरानी पड़ी हुई, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, या खुद इन डॉट्स को मिला करके आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए नमस्ते।